सवाल दिए थे आपको, हो गए सारे? कोई ऐसा जो ना टैली हुआ हो? सारे टैली हो गए थे? अच्छा भाई, तो ये जो आपको फाइल सेंड की है ना, इस फाइल के एंड पे सोल्यूशन भी थे। अगर किसी का आंसर मैच नहीं किया तो सोल्यूशन से मैच कर ले। ये देखिए बच्चों, पेज नंबर है जी आपका कौन सा? पेज नंबर 43 है। उसमें बच्चों ये सारी उन्होंने कम्युनिकेशन बना के रखी हुई है, वहां से आप मैच कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बच्चों आज हमारा टॉपिक है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। नोट करें जरा, शाबाश। बिजनेस ट्रांजैक्शंस दो तरह की होती हैं, सेल और परचेज ट्रांजैक्शन। अब परचेज ट्रांजैक्शन भी दो तरह की होती हैं और सेल ट्रांजैक्शन भी दो तरह की होती हैं। ठीक है जी। परचेज ट्रांजैक्शन भी दो तरह की है, कौन सी? कैश और क्रेडिट। सेल ट्रांजैक्शन भी दो तरह की है, कौन सी? कैश एंड क्रेडिट। ठीक है सर। अब पहले बच्चों परचेज ट्रांजैक्शन की एग्जांपल देखते हैं। अब पहली एग्जांपल नोट करें। ऑन यकम जनवरी मिस्टर अली, बिजनेस का ऑनर है ये, मिस्टर अली परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपया कैश। दो लाख रुपया ऑन कैश। हाँ जी, बताएं जी, इस ट्रांजैक्शन में क्या, किस में इजाफा हो रहा है, किस में कमी हो रही है? किस में इजाफा हो रहा है? कौन सा एसेट? कैश में इजाफा हो रहा है, गुड्स में इजाफा हो रहा है, और कैश में कमी हो रही है। ये सिंपल बात समझ आ रही है? कारोबार के अंदर क्या आ रहा है? गुड्स आ रही है, और बाहर क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? यहाँ तक की बात हो लगी। क्या यहाँ पे ये बताया गया है कि ये मिस्टर अली ये पैसे घर से लेके आए हैं? नहीं बताया गया। तो धक्के से कैपिटल नहीं घुसेड़ देना इसमें, कारोबार चल रहा होगा। यहाँ पे उसने बात की कि स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने की कोई बात नहीं हो रही, वो सर बिजनेस 2 साल पहले स्टार्ट हो गया हो। जैसे आपको एक ट्रांजेक्शन बताई गई है कि उसने 2 लाख रुपए का माल उठाया मार्केट से, आपने बस ये बताना किस में इजाफा हुआ, किस में। हर चीज कैपिटल से कनेक्ट नहीं करनी आपने, समझ आई है? तो बच्चों, गुड्स में इजाफा हुआ है और कैश में कमी हुई है। गुड्स आपका एक एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ है, और कैश भी एसेट है, और एसेट में कमी हुई है। यहां तक की बात सबको समझ आ गई बच्चों? अब बच्चों अगला पॉइंट। ऑन 1 जनवरी मिस्टर अली ऑनर परचेज गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख रुपया। हौसला हौसला हौसला। कॉस्टिंग गुड्स 3 लाख रुपया ऑन क्रेडिट। क्रेडिट से क्या मुराद है? उधार। हाँ जी, 1 जनवरी को क्या हुआ? कैश में कमी हुई। क्या वाकई कैश कारोबार से निकला है? नहीं निकला। लाके हो ना ध्यान से। ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अहमद, हमने उधार पे माल लिया है। किससे लिया है? मिस्टर अहमद से हमने उधार पे माल लिया। अच्छा ओके, आगे पढ़े। इट इज एग्रीड दैट पेमेंट विल बी मेड ऑन 20 जनवरी।
पैसे कब देने हैं? बेशक। अब यहाँ पे दो इवेंट हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं। पहले 1 जनवरी को क्लियर करें। 1 जनवरी को क्या क्या हुआ? 1 जनवरी को दो काम हुए। क्या? एसेट में इजाफा हुआ। कौन सा एसेट? गुड्स। एसेट मेन कैटेगरी है, गुड्स उसकी एक क्लास है। बात समझिए। तो मेन कैटेगरी तो डिस्कस हम कर रहे थे, अब हमने उसकी सब कैटेगरी डिस्कस करनी है कि गुड्स में इजाफा हुआ। और क्या हुआ? कैश में कमी आई। कैश में कोई कमी नहीं आई। क्यों बोला? 1 जनवरी को पैसे नहीं दिए हमने, हमारी जेब में जितने पैसे थे उतने ही पड़े हुए, उसमें कोई कमी नहीं आई। हुआ क्या? हमारे लाइबिलिटी में इजाफा हुआ। लाइबिलिटी हमारा मेन हेड है, लाइबिलिटी हमारा मेन हेड है, और उसकी सब कैटेगरी मैंने आपको पढ़ाई थी, क्या थी? पेबल। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक आपने बात एक नई याद रखनी है। उस दिन तो मैंने आपको पेबल पढ़ा दिया था। जब किसी बंदे से आप चीजें बाय करते हैं तो उसके लिए खास जो वर्ड यूज होता है ना, वो होता है क्रेडिटर। क्या वर्ड यूज होता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर का वर्ड कब यूज करेंगे, पेबल का वर्ड कब यूज करेंगे, आज हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा? क्रेडिटर। ठीक हो गया? यहाँ तक की बात लगी? और बोलो तो सही। एक तरफ गुड्स में इजाफा हुआ और एक तरफ क्रेडिटर में इजाफा हुआ। ये मिस्टर अहमद हमारा क्रेडिटर है। मिस्टर अहमद कौन है? तो बच्चों इसका नाम यूज किया जाए। समझ लगी? एक तरफ गुड्स में इजाफा हुआ कितना? 3 लाख का, और एक तरफ क्रेडिटर मिस्टर अहमद में इजाफा हुआ कितना? 3 लाख का। अमाउंट दोनों की सेम है। इजाफा या कमी जब भी होगी, अमाउंट हमेशा क्या होगी? सेम होगी। ये बात याद है। जीरो कितने क्या है? तो कैसे, जरा बताएं कैसे कैंसिल होगा? कैंसिल करके दिखाएं मुझे आज। मैं देखना चाहता हूँ कितनी दूर तक जा सकते हैं। आज कैंसिल करें बस आज। पे कब किया है? कौन सा हिसाब? मैं उस कारोबार के लिए फातिहा खानी करना चाहता हूँ जिसको आप डील करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। ठीक हो गया जी? और समझ लगी सबको? अच्छा जी। अब 20 जनवरी को क्या हुआ? 20 जनवरी को क्या हुआ? क्या गुड्स में दोबारा इजाफा हुआ? जो गुड्स 1 जनवरी को ले ली थी वो 20 जनवरी को दोबारा ली। फिर 20 जनवरी को हुआ क्या? कैश में कमी आई। तो कैश तो कारोबार से निकल गया। अच्छा, कैश में कमी आ गई। फिर हाँ, ये जो हमारी लाइबिलिटी थी इसमें क्या हुआ? कमी आई। देखे, 1 जनवरी को जब आपने माल उठाया, उधार पे उठाया, तो आपके दिल पे बोझ था। बोझ से मुराद आपके सर पे कर्जा चढ़ गया। क्या चढ़ गया? कर्जा। जब 20 जनवरी को आपने पैसे दिए तो क्या हुआ? वो जो सर पे कर्जा फील हो रहा था, वो कर्जा, वो बात सुन लीजिए। अच्छा जी। तो बच्चों 1 जनवरी को गुड्स में इजाफा हुआ था और क्रेडिटर मिस्टर अहमद में इजाफा हुआ था। और 20 जनवरी को क्या हुआ? कैश में कमी आई। दूसरी तरफ से आपकी लाइबिलिटी में भी कमी आई। क्या ये बात समझ लगी थी? अब बच्चों क्रेडिटर की डेफिनेशन लिख लेंगे। द पर्सन फ्रॉम होम goods are purchased the person from whom goods are purchased on credit
द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट इज टू बी मेड इन फ्यूचर। वो बंदा जिससे उधार पे माल लिया था और पैसे उसके फ्यूचर में देने, क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। लिखा है सबने? एक और डेफिनेशन भी लिखने, शाबाश। और द पर्सन टू होम पेमेंट इज टू बी मेड इन फ्यूचर द पर्सन टू होम पेमेंट इज टू बी मेड against credit purchases is called creditor। लिख लिया जी? अच्छा बच्चों, गुड्स की डेफिनेशन लिख लें कि गुड्स क्या होती है। आइटम्स, आइटम्स which are bought items which are bought for the purpose of resale, items which are bought for the purpose of resale are called goods। ठीक है जी? गुड्स किसको कहते हैं? वो चीजें जिसको लिया ही इसलिए गया था, ये क्या करेंगे? इसको बेच दें। देखो, पहला पहला दिन था जब मैंने आपको वो एग्जांपल पढ़ाई थी, वो मोबाइल शॉप वाली, याद है? उसमें जो शॉप ली थी उसका मकसद क्या था? बेचना। तो वो गुड्स नहीं थी। वो जनरेटर एसी लिया था, गुड्स थी। वो जनरेटर लिया था, सीसीटीवी कैमरा लिया था, फर्नीचर लिया था, ये सब बेचने के लिए था। तो ऐसी क्या चीज थी जो बेचने के लिए थी? मोबाइल। तो मोबाइल को क्या कहेंगे? वो गुड्स है। समझ लीजिए, वो चीज जिसका मकसद ही क्या है कि उसको बेच देंगे, उसको क्या कहते हैं? गुड्स। हालांकि वो भी एसेट है। गुड्स भी क्या है? एसेट है। फर्नीचर भी क्या था? एसेट। शॉप भी क्या था? एसेट। लेकिन ये ऐसी चीजें थी जिनको बेचना नहीं था। तो जिनको बेचना नहीं है वो कैटेगरी कुछ और है, जिनको बेचना है वो कैटेगरी कुछ और है। हाँ, ओवरऑल सबकी कैटेगरी एसेट ही है, लेकिन उसकी अब सब क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही सबको? अच्छा जी। अब अगला पॉइंट है बच्चों, सेल ट्रांजेक्शन। अभी हमने जो पढ़ी है ना, परचेज ट्रांजेक्शन थी। कौन कौन सी? ऊपर वाली जो पढ़ी थी ये कैश परचेज थी, और नीचे वाली ट्रांजेक्शन जो पढ़ी थी वो क्रेडिट परचेज थी। अच्छा जी। अब बच्चों जरा ध्यान से, ऑनर मिस्टर अली सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख रुपया ऑन कैश। ऑनर मिस्टर अली सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख। हाँ जी। फॉर रुपीज 1 लाख ऑन कैश। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस्टिंग 80,000। इसका क्या मतलब? 80,000 की क्या थी? हमने परचेज की थी। और बेची कितने की? क्या 80 लाख की चीज 80,000 की चीज 80,000 में ही बेचेंगे? अगर 80,000 की चीज 80,000 में ही बेचनी है तो सेल्समैन को और बाकी लोगों को सैलरियां कहाँ से देनी? समझ आ रही बात?
अब बताइए किस में इजाफा हो रहा है, किस में कमी हो रही है? अच्छा, इनकम में इजाफा हो रहा है। इनकम की डेफिनेशन क्या थी? अर्निंग ऑफ बिजनेस। क्या चीजें बेच रहे हैं? चीजें बेचने का मकसद ही क्या है? अर्निंग। अर्निंग में इजाफा हो रहा है। कितना? 20,000। तसल्ली से, तसल्ली से, तसल्ली से। अब हाँ जी, 1 लाख के 20,000। 1 लाख इनकम में इजाफा हो रहा है 1 लाख से। ओके, और कैश में? हाँ, सोच के सोच के सोच के। अर्निंग में इजाफा हो रहा है कितने से? 1 लाख से। और कैश में इजाफा हो रहा है 1 लाख से। और 3-4 चीजें निकाल रहे हैं आप। मैंने आपको कहा था जब इजाफा होगा या कमी होगी तो अमाउंट सेम होगी, याद है? इनकम में इजाफा हो रहा है कितने से? 1 लाख से। कैश में इजाफा हो रहा है कितने से? 1 लाख से। ये मैच कर गया, वो भी 1 लाख, वो भी 1 लाख। अब जो बाकी आप बात कर रहे हैं ना, उसमें वैल्यू मैच नहीं हो रही। गुड्स में कमी आ रही है कितने से? 80,000 से। और हाँ जी, अब अगर आप 80,000 की बात कर रहे हैं तो दूसरी चीज भी 80,000 ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 20 की बात कर रहे हैं तो दूसरी चीज भी 20 की होनी चाहिए, है? ये मेरा ख्याल है मैं पहले बता चुका हूँ, या ये मैं पैरेलल यूनिवर्स में पढ़ा के आया था, अब मैं इस यूनिवर्स में आ रहा हूँ। हाँ जी, अगर गुड्स में कमी आ रही है कितने से? 80,000 से, तो किसी और चीज पे भी इम्पैक्ट 80 का ही होना चाहिए, 20 का नहीं होना चाहिए। हाँ, कितने से? कैसे? कैसे? हाँ, सही कह रहा है बच्चा। वो चीज जिसका फायदा उठा लिया जाए वो क्या बन जाती है? एक्सपेंस बन जाती है। ये जो चीजें थी हमने बेच दी, जितना फायदा उठाना था उठा लिया। और बोलो तो सही, तो जितना फायदा उठाना था उठा लिया, अब वो क्या बन जाएंगी? एक्सपेंस बन जाएंगी। तो 80,000 से आपकी गुड्स में कमी आ रही है। 80,000 से बोलो तो सही, 80,000 से आपकी गुड्स में कमी आ रही है, लेकिन 80,000 से आपके एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है। समझ आ गई बात? मैंने आपको कहा अगर आपने 4 चीजें निकालनी है ना, 4 चीजें निकालनी है, तो 2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए और बाकी 2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। 3 चीजें नहीं हो सकती, 5 चीजें नहीं हो सकती। या तो चीजें 2 होंगी या 4 होंगी, पेयर होंगे हमेशा। समझ आ गई बात? अब आपके दिमाग में कीड़ा है, सर वो प्रॉफिट किधर गया? वो जो 20,000 हमारे दिमाग में आ रहा है सर वो किधर गया? तो सबसे पहले प्रॉफिट का फार्मूला सोचें। इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम कितनी है सवाल में? 1 लाख। एक्सपेंस कितना है? इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। प्रॉफिट हमेशा फार्मूले से निकलता है, डायरेक्ट नहीं निकलता। और फार्मूला क्या है? इनकम और एक्सपेंस आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने अकाउंटिंग के कितने हेड पढ़े हैं टोटल? 5 पढ़े, उसमें प्रॉफिट पड़ा है? अब बोलो तो सही, उसमें प्रॉफिट नहीं पड़ा। 5 हेड कौन कौन से पढ़े हैं? कैपिटल, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इनकम। समझ आ गई बात है? तो उसमें प्रॉफिट तो नहीं था। इसका मतलब है प्रॉफिट अकाउंटिंग का मेन पिलर नहीं है। प्रॉफिट निकल आएगा कैसे? 2 पिलर को यूज करके। कौन कौन से? इनकम और एक्सपेंस।
आप कोई भी ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें से आप मेन पिलर निकाल सकते हैं, बाकी उसमें आपने कुछ निकालना है तो वो उनको प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। तो यहां से आपको इनकम मिली है और क्या मिला है, एक्सपेंस। इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा, वो 20,000 निकल आएगा जो आप पढ़ के निकाल रहे थे यहाँ पे। प्रॉफिट कभी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप, नहीं समझ लगी। आप किसी ट्रांजैक्शन से इनकम निकाल सकते हैं, क्या और क्या निकाल सकते हैं, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लाइबिलिटी, ये 5 चीजें आप ट्रांजैक्शन में से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कभी भी डायरेक्ट नहीं निकाल। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम और एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फार्मूला ही है। समझ आ रही बात की, ठीक हो गया बच्चों। तो इस ट्रांजैक्शन में 4 चीजें थी। एक तरफ क्या था, इनकम में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ कैश में इजाफा हो रहा है, तीसरी तरफ गुड्स में कमी हो रही है, चौथी तरफ एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है। अच्छा बच्चों, अगर आपको ये 80,000 ना बताया जाए, ये नहीं बताया गया कि चीजें कितने की ली थी, तो आप कौन सा इंपैक्ट नोट कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। कैश और इनकम आप नोट कर सकते हैं, और कौन सा नहीं कर सकते, गुड्स और एक्सपेंस नोट नहीं कर सकते। तो अगर आप नहीं कर सकते तो फिर क्या सवाल गलत हो गया, फिर सही है कैसे है। देखो, अगर आप चीजें अब सवाल पढ़े ना, सोल्ड गुड्स, तो नजर तो यही आ रहा है, समझ भी आ रहा है कि भाई चीजें जा रही हैं, चीजें, तो गुड्स में कमी तो आप रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कितने से, 1 लाख से। 80,000 तो बताया नहीं सवाल में। तो गुड्स में कमी कितने से रिकॉर्ड करेंगे, 1 लाख से होते हो। अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर चीजें 1 लाख की थी तो 1 लाख में बेचेंगे। अगर 1 लाख की चीजें ही 1 लाख में बेच रहे हैं तो कमा क्या रहे हैं। वो महीने के एंड पे जो सिक्योरिटी गार्ड और सेल्समैन ने आपका सर खाना है कि भाईजान पैसे दो, तो पैसे कहां से देंगे। तो समझ आ रही बात है। अब नजर तो आ रहा है कि गुड्स में कमी हो रही है, कितने से कमी हो रही है ये नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि उसने बताया नहीं है, तो इसमें आपका कसूर है। तो अगर आप पेपर में नहीं लिखेंगे कि गुड्स में कमी हो रही है, तो पेपर सवाल गलत हो जाएगा। नहीं, क्यों नहीं गलत होगा, उसने बताया ही नहीं। अब जो चीज एग्जामिनर ने नहीं बताई, उस पे अगर हम नहीं लिख पाए तो हमारा कसूर है। पॉइंट समझ आ रहा है। आपका कसूर बच्चों ये होगा कि जब आप गुड्स में कमी रिकॉर्ड कर लेंगे 1 लाख से, ये आपका कसूर है। क्या गुड्स में कमी 1 लाख से हो रही है, नहीं हो रही। तो 1 लाख से क्या हो रहा है, इनकम में इजाफा हो रहा है 1 लाख से, और कैश में इजाफा हो रहा है 1 लाख से। गुड्स में कमी आप रिकॉर्ड, आपको नजर तो आ रहा है कि गुड्स में कमी हो रही है, कितने से हो रही है ये नहीं आपको पता। नहीं समझ रही बात। गुड्स में कमी हो तो रही है, कितने से हो रही है वो नहीं पता, तो अब तक्के से ये ना कह दे कि 1 लाख से कमी हो रही है। हजम शुद्ध, क्योंकि अगर 1 लाख की गुड्स थी और 1 लाख में ही बेची हैं, तो फिर कमा क्या रहे हो, कारोबार कर रहे हो ना। तो कारोबार में जितने की चीजें ली हैं उतने की बेचोगे तो खर्चे कहां से पूरे करोगे। नहीं समझ आ रही बात, क्लियर है। तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि गुड्स में कमी तो हो रही है लेकिन पता नहीं कितने की हो रही है, तो लिहाजा 1 लाख ही लिख लो, तो ये तो ज्यादती है ना। हाँ जी, हेलो। तो समझ आ गई सबको। अच्छा जी, अब बच्चों उसके बाद क्रेडिट से, ध्यान से ध्यान से। हाँ जी, देखिए जो भी जैसे भी ऑफ लगा लें, टू लगा लें, बाय लगा लें, जो भी लगा लें,
अगर उसे चीजें बेची है ना, तो क्या आ रहा है? इनकम। बस जब तक वो गुड्स की कॉस्ट नहीं बताएगा हम कुछ नहीं कर सकते। बात समझ लगी? अब ये हो नहीं सकता कि ये बंदे ने 1 लाख रुपए की चीज 1 लाख में बेची। ये तो कुछ सका भरा अपने सगे भरा को नहीं बेचता। नहीं बात समझ आ रही? भरा भी भरा चूना ला रहे आजकल। आजकल तो नहीं, खैर सदियां तो ला रहे हैं। वाह, ਉਹਨੂੰ लगा है 2 मिनट ਉਹਨੂੰ सोचा है। हाँ मैंने भी लगा सी। बड़ा डिटेल जाके सोचा उन्हें। ठीक है जी। तो जब सका भाई सके भाई को चीज में प्रॉफिट रख के बेच रहा है ना, तो बाकी तो बड़े दूर दूर की स्टोरी है। समझ आ गई बात? अब कॉमन सेंस भी यही है वैसे अगर सोचे तो, कि यार अगर आपने 1 लाख की चीज ली थी इस मकसद के लिए कि आपने बेचनी है, आप डेफिनेटली उसमें क्या करेंगे? प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचेंगे ना, क्योंकि आप नौकरी तो कहीं से कर नहीं रहे, क्योंकि वहां से सैलरी आ रही है, तो यहां से मैं चीजें फीस बिलीला बेच रहा हूँ। और समझ आ गई ना? घर भी तो चलाना है कि नहीं चलाना? वो दुकान अगर आपने बाय नहीं की तो रेंट पे होगी, रेंट कहां से निकालना है? और बोला तो सही। वो बिजली का बिल नहीं आना महीने बाद, गैस का बिल आना है, पानी का बिल है, वो कहां से बिल पे करने हैं अगर आपने जितने की चीज ली उतने की बेच दी? ठीक है, तो कारोबार करना है तो खर्चे भी पड़ेंगे, खर्चे पड़ेंगे तो वो पूरे भी तो करने हैं। तो ये हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई 1 लाख की आपने चीज ली 1 लाख की बेच, प्रॉफिट हो गया जीरो। तो उसमें से जो खर्चे माइनस कर रहे होंगे, तो जीरो में से जो सारे खर्चे निकाल रहे होंगे, तो आपको तो लॉस हो जाएगा अल्टीमेटली। तो समझ आ गई बात है? पॉइंट नंबर 2, यकम फरवरी ऑनर मिस्टर अली सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 90,000 फॉर 1,20,000 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अक्रम। इट इज एग्रीड दैट ही विल पे कैश ऑन 15 फरवरी। पहले तो मुझे बताएं यकम फरवरी को क्या क्या हुआ? किस में इजाफा हुआ, किस में कमी हुई? गुड्स में कमी हुई, कितने से? 90,000। ये बात सबको समझ आ गई? और एक्सपेंस में इजाफा हुआ, कितना? 90,000। ये दो वैल्यूज मैच करें, इनको साइड पे कर दो। अब अगली बात, लाइबिलिटी। हाँ जी, दो इम्पैक्ट आपने बताया, बाकी दो रहते हैं। कैश में इजाफा होगा। क्या यकम फरवरी को कैश आया? नहीं, कैश तो कोई नहीं आया। हाँ जी, रिसीवेबल में इजाफा हुआ, और क्रेडिटर में कैपिटल की कही जा रहे हो, की कही जा रहे हो? किस में इजाफा हुआ? इनकम में। इनकम की डेफिनेशन अर्निंग का बिजनेस। ये हम कमा रहे हैं या किसी से कर्जा ले रहे हैं? चीजें बेचने का मकसद क्या है? कमाना कि कर्जा लेना? घर से पैसे लाना? हाँ, कमाना। तो ये अर्निंग हो रही है ना। अब जब भी गाहक को देखते हो कि यार गाहक आ रहा है वे हूं मैं इन चीजा बेचांगा, तो दुख हो रहा है कि यार मेरे सिर तक कर्जा चढ़ने लगा, और फिर आ गया यार, फिर कर्जा चढ़ने लगा। क्या कस्टमर को देख के ये फीलिंग आती? नहीं। खुशी होती है कि दुख होता है? खुशी होती है। क्यों? पैसे कमाने होते हैं। ये बात समझ लगी? तो दुख कब होता है? अच्छा, कस्टमर को देकर दुख भी होता है? हाँ जी, कस्टमर को देकर दुख कब होता है? नहीं, उधार देने पे तो नहीं। अगर आपको नहीं देना तो ना दे, उसको इनकार कर दे, उधार बंद है, गल खत्म। भाई वो आपको गन पॉइंट पे लेके जा रहा है, मना कर दो। क्या करो? वो स्टिकर लगा दो दुकान पे, क्या उधार बंद है, बस बात खत्म। अब दुख कब होता है कस्टमर को देख के? नहीं। नहीं जी, देखो जी, अगर आपने कारोबार करना है तो दिल बड़ा होना चाहिए। आप दुनिया में अकेले पैदा नहीं हुए जिसने कारोबार करना। नंबर 1।
आपने कारोबार करना है तो मार्केट में करना है, तो मार्केट का मतलब ही है कि आप वहां पे अकेले दुकानदार नहीं है। या तो आप चले जाना बलोचिस्तान में, अकेले ही रेगिस्तान, पूरे रेगिस्तान में अकेले ही आपकी दुकान है, कोई कंपटीटर नहीं है आपका, कर लो कारोबार उसे जाकर। लेकिन अगर आपने कारोबार करना है तो कहाँ करना है? मार्केट में। मार्केट का मतलब ही क्या है कि वहां पे आप अकेले नहीं है। तो फिर ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार यार मेरे को निकल के उधर चला गया, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं है। दुख कब होता है कस्टमर को देख के? सोचो 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 सोचो। नहीं, कस्टमर को देख के दुख कब होगा? याद करो याद करो याद करो। आप फील करो आप कस्टमर है और आप दुकान पे जा रहे हैं और अगला बंदा मुंह चुरा रहा है कि यार कितने आ गया। ऐसा कब हुआ है आपके साथ और किस वजह से हुआ? नहीं, ये भी नहीं, उसको क्या पता एडवांस में गया भाईजान सारी दुकान मेरी आज खुल जाएगी है? नहीं, और तुम और गुस्सा कटोगे कहनो 100 की चीज लाख दी बेचो, वापस करने जाए, ये बात याद रखें। आपने चीज ली, अब आप वापस करने जा रहे हैं। जब आप चीज ले रहे हैं तो ट्रांजेक्शन बड़ी स्मूथ है, 2 सेकंड में आप चीज बाय कर सकते हैं, लेकिन वापस करनी हो तो कितना टाइम लगता है? पहले वो लेके आए, फिर वो देखें, फिर उसके पास जाएं, फिर उसे साइन करवाएं, फिर ये करें, फिर आए। बात समझ लगी है? वो सबसे पहले तो मांगते हैं भाईजान रसीद कितने है, और पता होता है कि यार इस बंदे ने हमसे माल परचेज किया है, लेकिन फिर भी कहते रसीद ला गया, क्योंकि 99% केसेस में यही होता है कि को रसीद नहीं रहनी, गुम जानी, लिहाजा इन्होंने रसीद तो फंसाओ। रसीद कितने भाईजान? ओ रसीद तो कार रहेगी, चलो जाओ लेके आओ। पता है कि ये हमसे लेके गया, चीज कंफर्म है, वो वीडियो से एविडेंस भी निकाल सकता है, वीडियो कैमरे लगे हुए आजकल दुकानों में। लेकिन नहीं, ये तरीके ना लाए, चला जाए। ठीक है जी। उस वक्त कस्टमर को देख के दुख होता है कि फिर आ गया यार, वो बाकी सबको डील कर रहा होगा, उन्होंने नुकरे लाया होगा कि तू उसे बैठ आ गया, हालांकि कल सबसे पहले उसी को डील किया था उसने। तो समझ आ रही बात? बरं, अब 1 फरवरी को क्या क्या हुआ? गुड्स में कमी आई, एक्सपेंस में इजाफा हुआ, कितने से? 90,000 से, साइड पे कर दे। अब आगे रिसीवेबल में इजाफा हुआ और इनकम में भी इजाफा हुआ। लॉजिक समझ लगी? 4 काम हुए 1 फरवरी। कितने काम हुए हैं? 2 90,000 वाले और 2 1,20,000 वाले। किसी ने प्रॉफिट तो नहीं निकाला यहाँ पे कि सर प्रॉफिट भी होता है 30,000 का? प्रॉफिट ट्रांजैक्शन से नहीं निकलना, प्रॉफिट तो आप कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा। और कैलकुलेट कैसे करेंगे? इनकम में से खर्चे माइनस करेंगे। खर्चे भी आपने इस ट्रांजेक्शन में निकाले हैं और इनकम भी निकाली है, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं आएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा जी। क्या? अब 1 मिनट के लिए आप इमेजिन करें, आप दुकानदार हैं और आपके पास एक बंदा आके कहता है कि मुझे चीज दे दो, मैं तुम्हें 15 को पैसे दे दूंगा। अगर आपको उससे तवक्को नहीं है कि वो आपको पैसे देगा, तो आप उसको चीज देंगे? बात समझ आ रही कि नहीं? आप किसी को उधार पे चीज क्यों देंगे? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यकीन है कि ये पैसे दे देगा। अगर आपको 1% भी डाउट है कि ये पैसे नहीं देगा, तो आप उसको चीज बेचेंगे? बंदूक थोड़ी लेके आए वो कनपट्टी पे रखिए कि मैंने भाईजान ने चीजें लेके दो। तो ये तो आपने डिसाइड करना है ना यार, इसको माल दें कि ना दें। हाँ, 1 मिनट, आपने उसको उधार पे माल देना है, तो आप उसको माल बेच तो रहे हो ना। आपको उस वक्त पता तो चले ना कि 90,000 की चीज से मुझे फायदा कितना होने जा रहा है? 1,20 का। तो 30 का प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा है ना उस वक्त, कि नहीं चल रहा? तो खुशी आपको 1 फरवरी को होगी या खुशी आपको 15 फरवरी को होगी? 1 फरवरी को होगी। नहीं बात समझ आ रही? तो जिस दिन आपको खुशी हो रही है उस दिन कोई इनकम नहीं, कैश में इजाफा नहीं हो रहा। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको पता तो चल गया ना कि 90,000 की चीज किस में कन्वर्ट हो रही है? 1,20 में। वो चीज पड़ी है, वो चला जाएगा, आप उसको ना दे चीज, चला जाएगा वो। तो 90 की चीज 90 पे ही रहेगी, या वो पड़े पड़े 1,20 की होगी? 90 की रहेगी ना। अगर कोई ना बाय करे तो नुकसान कितना होगा? 90 का होगा, 1,20 का नुकसान तो नहीं ना होगा। इसका मतलब उस चीज की औकात कितनी थी?
90 की। आपने चीज बाय की 90 की, 15 साल हो गए, कोई लेने नहीं आया, खराब हो गई, डैमेज हो गई, एक्सपायर हो गई, तो नुकसान 1,20 का तो नहीं ना हुआ? नुकसान कितना हुआ? मतलब उस चीज की औकात कितनी थी? 90,000। ठीक हो गया। अब वो बंदा आया, उसने कहा यार ये चीज मुझे दे दो, हमने उसको चीज दे दी, उसने पूछा कितने की है, तो हम क्या कहेंगे? 90 की है। 90 की तो नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? 1,20। वो कहता ठीक है, डन कर गया, मैं अब तुम्हें पैसे 15 तारीख को दे दूंगा। अब हमें भी पता है कि यार ये बंदा पैसे दे देगा, उसकी पास हिस्ट्री हमारे दिमाग में होगी, या हमें पता होगा यार 5 करोड़ का मकान चलाना है इतने, मेरे 1,20,000 पीछे 5 करोड़ का मकान छाड़ के नशा नहीं लगा। तो बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, हमें पता है उसका घर किधर है, हमें पता है उसके जो बीवी बच्चे हैं वो कहाँ रहते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम 1,20,000 पीछे नाच जाएगा? कुछ नाच भी जान ले, लेकिन कम से कम हमें उम्मीद है कि ये 1,20,000 के पीछे नहीं भाग रहा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा जी। अब हमें उसी दिन पता चला गया, जिस दिन वो माल हमने उठा के उसको शॉपर में पैक करके दिया, उसी वक्त हमें फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही कि इनकम हो गई है, या इनकम के लिए 15 दिन का वेट करेंगे? और उस दिन खुशी हो रही है कि नहीं हो रही? उस दिन पता लग गया कि 90 की चीज किस में कन्वर्ट हो रही है? 1,20 में। तो खुशी तो हो रही है। तो खुशी उस दिन रिकॉर्ड करें या 15 दिन का वेट करें? उसी दिन रिकॉर्ड। समझ आ गई बात? अच्छा, अब अगला पॉइंट। अब 15 फरवरी का दिन आया, अब क्या होगा? उसने आगे पैसे पकड़ा दिए, ये सर आपके 1,20,000। तो बच्चों 1,20,000 आपके यकम फरवरी को ही बन गए थे या 15 फरवरी को जाके बने थे? यकम फरवरी को ही बन गए? नहीं समझ आ रही? या आप यकम फरवरी को चीजें दे के मुसल्ले पे बैठ गए थे कि या अल्लाह में एक वीदा बना दे, या अल्लाह में एक वीदा बना दे, या अल्लाह में एक वीदा बना दे, है नहीं? क्या यकम फरवरी को आपको फीलिंग आना शुरू होगी थी कि ये 90,000 की चीज कितने की बन गई है? 1,20 की। इस चीज से मुझे 1,20 का फायदा होगा। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ मतलब वो डेफिनेटली प्रॉफिट तो 30 का ही होगा, लेकिन वो 90 की चीज कितने की बन गई? 1,20 की बन। 15 फरवरी को जब वो पैसे लेके आया, तो उस दिन क्या होगा? क्या उस दिन इनकम में इजाफा होगा? उस दिन इनकम में इजाफा नहीं होगा। उस दिन क्या होगा? कैश में इजाफा होगा। और वो बंदा जिससे हमने पैसे लेने थे वो हमारा क्या था? वो हमारा एसेट था। क्या था? क्या लाइबिलिटी था? एसेट कैसे था? उससे हमें फायदा होना है कि नुकसान होना है? फायदा होना है। ये बात हमने 1 फरवरी को तय की कि 15 को? 1 फरवरी को हमें पता है कि उस बंदे से हमें फायदा होगा 90,000 का, 1,20 का। ये हमें उसी दिन पता है या 15 फरवरी को पता लगेगा? हमें 1 फरवरी को पता है इस बंदे से हमें 15 दिन बाद 1,20,000 का फायदा होगा। समझ आ रही बात? तो बच्चों 15 तारीख को क्या होगा? 1 फरवरी को 4 काम हुए, ये बात समझ आ गई? मिस्टर अकरम, हमारा रिसीवेबल है, उसमें इजाफा हुआ। इनकम 1,20,000 से, उसमें इजाफा हुआ। गुड्स में कमी हुई और एक्सपेंस में इजाफा हुआ। अब इस इनकम और इस एक्सपेंस का डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। नहीं समझ आ रही? अगला पॉइंट जी, किसको समझ नहीं आई? आवाज आई मुझे, वीडियो नहीं आती, आवाज आती। अच्छा जी, 15 फरवरी को क्या हुआ बच्चों? कैश में इजाफा हुआ। और मिस्टर अकरम, हमारा एसेट था, उसमें क्या हुआ? कमी हुई। इनकम दोबारा रिकॉर्ड नहीं होगी, इनकम 1 फरवरी को रिकॉर्ड होगी। हजम शुद्ध? अच्छा, अब ये जो बंदा जिसको हमने चीजें बेची हैं, इसका एक स्पेसिफिक नाम है। पहले मैंने आपको पढ़ाया था रिसीवेबल, लेकिन अब रिसीवेबल में और डेटर में फर्क करना है। इस बंदे को जो जिसको हमने चीजें बेची है ना, उसको हम कहते हैं डेटर। डेटर की डेफिनेशन लिख ले बच्चों। द पर्सन फ्रॉम whom the person from whom cash is to be received the person from whom
cash is to be received against credit sale. The person from whom cash is to be received against credit sale is called debtor. Is called debtor. ठीक है। डेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेट। डेटर किसकी एग्जाम्पल है? एसेट की एग्जाम्पल है। और क्रेडिटर, क्रेडिटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटी। समझ आ गई बात है? क्लियर सबको? अच्छा जी, अब वही कंफ्यूजन जो उस बच्चे के दिमाग में आई, सर 1 फरवरी को कैसे आपने इनकम रिकॉर्ड की। ये बच्चों थोड़ी सी बात आपने समझनी है। इनकम उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाते हैं। इनकम कब रिकॉर्ड करते हैं? जब रिस्क और रिवार्ड दोनों ट्रांसफर हो जाते हैं। किसी चीज में रिस्क क्या है और रिवार्ड क्या है, सोचो जरा। आपने एक मोबाइल, मतलब आपकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल आपने परचेज किया या आपने बेचना है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ है, उस मोबाइल के अंदर रिस्क क्या है और रिवार्ड क्या है? नहीं, नहीं नहीं नहीं। हाँ जी, मतलब रिस्क, उस मोबाइल के अंदर रिस्क क्या है? हाँ, दो चीजें ना, रिस्क एंड रिवार्ड। पहले तो रिस्क डिसाइड करें ना। एक मोबाइल आपने लिया बेचने के लिए है। हाँ, रिस्क ये है कि आपने मोबाइल लिया, साल हो गया कोई आया नहीं, नया मॉडल आ गया, तो वही मोबाइल जो आपने लिया था उसकी कीमत क्या हो गई, ये उसके अंदर रिस्क है। वो एक्सपायर हो सकता है। मतलब आपने दूध बाय किया बेचने के लिए, सुबह से लेकर शाम तक कोई गाहक ही नहीं आया, तो दूध अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो जितने का भी परचेज किया सारे का सारा क्या है, तो ये उसके अंदर रिस्क है। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब रिवार्ड क्या है? हाँ, अब जब आप मोबाइल आपने लिया 1 लाख का, तो बेचना कितने का? 1,20। जब आप बेच रहे हैं तो वो मोबाइल आपको फायदा दे रहा है, अगर नहीं बेच पाए तो वो नुकसान भी दे रहा है। समझ आ गई बात? और अगर आप बेच पा रहे हैं तो आपको वो रिवार्ड भी दे रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, अगले बंदे ने बाय कर लिया तो उसके लिए रिवार्ड क्या है? अब अगले बंदे देखे ना, आपने कहा ट्रांसफर, क्या वर्ड यूज हुआ है? अब अगले बंदे ने बाय कर लिया तो वो रिस्क और रिवार्ड दोनों लेके जा रहा है। अब अगले बंदे के लिए रिस्क क्या है और रिवार्ड क्या है? उसके हाथ से गिर गया तो नुकसान किसका है? उसका क्या मारा? इसका नुकसान। लेकिन वो देते देते हमारे हाथ से गिर गया तो नुकसान फिर हमारा है। तो रिस्क दोनों तरफ है, हमारे हाथ से गिर गया तो नुकसान हमारा है, लेकिन हमने उसको पकड़ा दिया, पकड़ने के बाद उसके हाथ से गिर गया तो नुकसान उसका। वो है नहीं कह सकता भाईजान तुम्हारा मोबाइल का नुकसान हो गया, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਾ नहीं नुकसान है, ये ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, पैसे दो। नहीं समझ आ रहा? ठीक हो गया? अब उसके हाथ से गिरा है तो नुकसान उसका है, हमारा नहीं है। अच्छा, रिवार्ड क्या है? रिस्क तो उसका ये हो गया ना कि उसके हाथ से अगर मोबाइल गिर गया टूट गया तो नुकसान है उसका, तो उसको रिवार्ड फिर क्या है? अगर उसी वक्त फर्ज करो मोबाइल महंगा हो गया, हमने 1 लाख का लिया था, उसको 1,20,000 का बेचा, आधे घंटे बाद पता लगा जी इंपोर्ट बंद हो गई पाकिस्तान में,
इंपोर्ट, तो जो चीजें पड़ी हुई सिर्फ वही सेल हो सकती है, अब माल आया ही नहीं रहा नया, तो जिस जिसके पास जो जो मोबाइल है उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी, क्योंकि पीछे से सप्लाई बंद हो गई है लेकिन डिमांड कम नहीं हुई, तो बैठे बैठे कीमतें क्या हो जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। अब वही मोबाइल जो हमने उसको 1,20 का बेचा है, उसी वक्त उसने हमारे सामने वो मोबाइल 1.5 लाख रुपए का बेच दिया, तो अब रिवार्ड किसका है, हमारा तो नहीं है, रिवार्ड उसका है। नहीं समझ आ रही, आपके घर से चर्स निकला है तो रिस्क किसका है, और रिस्क किधर है, ਤੁਹਾਡਾ, तो जो तेल निकला है, तेल का कुआं निकला है, या गोल्ड की देग निकला है, अब रिवार्ड किसका है, ना 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 ना, वो हुकूमत लै जाएगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ खो के, कौन बताएगा, वेरी गुड, ये ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ, जो 5-5 किलो ਦਾ सोना पा के ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਘੁੰਮੋਗੇ ਨਾ, तो ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 रुपये ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਅੱਜ 5 किलो सोना पाई ਫਿਰਦੀ है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ सोना कितों आया, समझ आ रही कि नहीं आ रही, बहरहाल, तो वो गवर्नमेंट है उसकी बात हम नहीं कर रहे, यहाँ पे दो आपस में बराबर बराबर पार्टियां उसकी बात हो रही है, तो समझ आ रही बात। अच्छा जी, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन रिस्क एंड रिवार्ड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू, इनकम उस वक्त रिकॉर्ड होगी। तो बच्चों जरा मुझे बताओ, रिस्क एंड रिवार्ड किस तारीख को ट्रांसफर हुए थे, 1 फरवरी को, 15 फरवरी को, 1 फरवरी को, जिस वक्त आपने गुड्स उसको शॉपर में डाल के दी, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर। अब 15 दिनों में वो इस्तेमाल करे, फायदा हो या नुकसान हो वो उसका है, हमारा कोई नहीं। कैसा हो सकता है कि 15 दिन बाद वो आए और वो हमें गुड्स ही वापस कर दे, पाजे ना पड़ी चीजा फड़ो, मैं तेरे पैसे देने सी, मेरे को पैसे कोई नहीं है, अपना माल फड़ो, कैसा होगा, नहीं। अब रिस्क का रिवार्ड उसको ट्रांसफर हो गया, हम उससे क्या एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं कि वह पैसे देगा, गुड्स वापस नहीं करेगा, किस चीज की गारंटी, हाँ गारंटी तो दी है, तो वो गारंटी का टाइम चलेगा ना, फिर साल तक चलेगा, 15 दिन तक थोड़ी चलेगा, हाँ वो कर सकते, समझ लगी, और बोलो तो सही, हाँ नहीं सामान ही लेंगे, टाइटल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है उसके नाम। नंबर 2, 15 तारीख को जब आगे जब मैं चीजें वापस करेगा तो दोबारा 1,20,000 की सेल होगी, कॉमन सेंस है ना, मोबाइल का डब्बा खोल लिया, मोबाइल आपने निकाल लिया, उसमें सिम डाल के मोबाइल चला लिया, तो उसका वारंटी पीरियड भी स्टार्ट हो गया, 15 दिन बाद आके कह रहा है भाईजान मोबाइल डालो, मेरे को पैसे कोई नहीं, तो मोबाइल कैसे ले, अब वो 1,20,000 का सेल होना ही नहीं है, नहीं समझ आ रही, आप सब लोग अच्छी तरह से गए हैं, आप चले जाओ मार्केट में मोबाइल लेने के लिए, पता लगा सिर्फ ये डब्बा खुला था, तो आप उतने पैसे देंगे जो ब्रांड न्यू के मोबाइल के पैसे आप खुद नहीं देंगे, तो वो कहां से लेगा, तो उसको भी पता है कि भाईजान ये चीजें वापस कर रहे हैं लेकिन अभी 1,20,000 की सेल ही नहीं होनी, तो हम कहेंगे भाईजान हमें पैसे दो, ठीक है, आप उस पर केस भी कर सकते हैं, जो भी करना हो कर सकते हैं, आप पैसे के लिए जो है वो लायबल है, आपने पैसे लेने हैं बस उससे, तो लगिए, वो अगर कोर्ट में भी चला जाए ना कि भाईजान मेरे को पैसे कोई नहीं, मोबाइल नहीं ले रहा है वापस, तो आप केस जीत जाएंगे, कोर्ट ने यही कहना है कि भाईजान तय ये हुआ था, आप उसको पैसे देंगे तो आप उसको पैसे दें, मोबाइल वापस करने वाली कोई स्टोरी नहीं, समझ आ गई। हाँ, अब ये सेलर की वो है आजादी है, सेलर चाहे तो क्या है, ठीक है मोबाइल दे दे सानू नाल 30,000 रुपया दे दे, जो नुकसान होया तो डब्बा खोल लिया, सिम इस्तेमाल कर ली है, तेरा वारंटी पीरियड स्टार्ट हो गया, ठीक है तेरे को पैसे नहीं आए, 30,000 रुपया सारा नुकसान होया, 30,000 रुपया सानू कैश दे, असं मोबाइल तेरा रिसीव कर लें, ठीक हो गया, तो मोबाइल वो उस सूरत में रिसीव, ये भी वो अगर कहेगा तो कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट कहेगा जी आपके कैश ही बनता है, कैश ही देंगे, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले तो कर ले, तो समझ आ गई बात है। अच्छा जी, अब अच्छा डेटर क्लियर है सबको, इनकम कब रिकॉर्ड करेंगे,
जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा। और नॉर्मली होता ही है बच्चों, जनरली रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर व्हेन गुड्स आर डिलीवर टू कस्टमर। जिस वक्त गुड्स हमने कस्टमर को डिलीवर कर दी उस वक्त रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसमें भी 2-3 सिनेरियो हैं, उसको देखते हैं वन बाय वन। बच्चों आप गए मेट्रो कैश एंड कैरी, नाम सुना? ये क्या है मेट्रो? बस, हाँ जी, शॉपिंग मॉल, ठीक है जी। आप वहां पे गए, आपने एक एलईडी स्क्रीन, एक टीवी बाय किया, ठीक है जी, 50 इंच का टीवी बाय किया, आपने 1 लाख रुपए पेमेंट की, उसे डब्बे में पैक शैक करके आपको दे दिया। आपने टीवी पकड़ा, बाहर निकले, रिक्शे वाले को कहा यार ये टीवी रखो रिक्शे में और ये फलां ड्रेस है वहां पर ड्रेस पे पहुंचो। रिक्शे वाले ने ड्रेस नोट कर लिया, ठीक है। आप घर पहुंच के, रिक्शे वाला आया बाद में तो टीवी स्क्रीन टूटी हुई थी, हाँ जी। अब रिक्शे वाले से पूछा कि हुआ है, वो कहते ये एक्सीडेंट हुआ है, जो भी है ही बचा है। नुकसान किसका? आवाज नहीं आई। क्यों हमारा नुकसान क्यों? ये हमारी प्रॉपर्टी बनी कब? अभी तो घर में पहुंचा ही नहीं है। कि किस वक्त हमारी प्रॉपर्टी बन गया? कब हुआ? किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हमारी प्रॉपर्टी बन गया? क्या पैसे देना जरूरी है? नहीं, यहाँ पे देखो पैसे तो 15 को दिए थे, इस सिनेरियो में पैसे तो 15 को दिए थे है? जब डील हो जाए तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा। जरूरी नहीं है पैसे दिए हो, आप उधार भी कर सकते हो। समझ आई बात? अच्छा, अगला पॉइंट, आपने फोन किया मेट्रो वालों को कि यार एक टीवी चाहिए 50 इंच का। उसने कहा ठीक है सर, और यार हमें हमारे घर में चाहिए। उसने कहा ठीक है सर, तो शाम तक आ जाएगा, अपना होम एड्रेस लिखवा दिया आपने। उसने कहा ठीक है सर आ जाएगा। अब मेट्रो वालों ने वो टीवी भिजवाया, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, हमारे पास टूटा हुआ पीस पहुंचा। अब ये हमारा नुकसान है, क्यों? एक्सीडेंट पहले भी हुआ था, एक्सीडेंट अभी हुआ है। रिस्क रिवार्ड कब ट्रांसफर होना था? जब हमारे घर पहुंच जाती। पहले रिस्क रिवार्ड कब ट्रांसफर हुआ? जब डील हुई। इसका मतलब रिस्क रिवार्ड हमेशा डील पे नहीं होना, मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियो में मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं जहां पे रिस्क रिवार्ड ट्रांसफर होता है। लॉजिकली बात समझ आ रही है? अब दराज, नाम सुना वो दराज? दराज से कोई चीज बाय करते हैं, कराची से चीज चलती है, लाहौर पहुंचती है, मुल्तान में आके जनाब उनका वो एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो डैमेज आइटम उठा के आपके पास लेके आ रहे हैं, तो नुकसान किसका? हमारा। बोलो बोलो। हौसला 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 हौसला, लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, तसल्ली से बात समझनी। हाँ जी, उनका नुकसान है क्या हमारा नुकसान है? उनका नुकसान कैसे है? क्या हमारी उनके साथ डील हो नहीं गई है? किस वजह से, किस बुनियाद पे आप उनको ये कह सकते हैं? मतलब आपके दरवाजे पे आके कहना भाईजान माल चुको आप, टूटा है अरे, और उसने बता दिया एडवांस में क्या टूटा है। अब है तो कहेगा कराची से बिल्कुल ठीक आया था, हम आपको वीडियो निकाल के दिखा थे, जब हमारे गोदाम से निकला था बिल्कुल ठीक था। है? हमने ठीक के पैसे दिए, तो ठीक के पैसे तो मेट्रो स्टोर में भी दिए थे ना। देखे दराज वालों
का पॉइंट ये है कि कैश ऑन डिलीवरी का कंसेप्ट क्या कहता है कि जब आप कोई चीज आपको डिलीवर करेंगे आप तभी हमें पैसे देना। ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं समझ आया? तो भाई उसने आपको जब डिलीवर किया, और कुछ तो वेबसाइट वैसी भी है वो कहते हैं भाई आप सामान खोल के चेक करें, सामान खोल के चेक करें, पसंद आए तो पैसे देना, ना पसंद आए तो वापस कर देना। पॉइंट समझ लगे? और बोलो तो सही। तो इसका मतलब यह है कि दराज वाले अगर आपके दरवाजे पे भी खड़े हैं, कुछ चीज खराब हुई पड़ी है और आपने खोल के देखी है खराब है, तो आप लायबल नहीं है उस ट्रांजैक्शन को ओन करने के लिए। आप कह सकते हैं भाई हमें नहीं ये चीज लेनी, इसमें कोई मसला। रिस्क एंड रिवार्ड कब ट्रांसफर होना था? जब आप वो चीज रिसीव कर रहे थे, जैसी भी थी। वो पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और पैसे आपने दे दिए, और ठीक है। लेकिन अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, तो वो जब एक्सीडेंट हुआ था तो किसकी प्रॉपर्टी थी उस वक्त? तो दराज वालों की प्रॉपर्टी, तो नुकसान भी उनका है, हमारा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप खुद कराची में जाके उनके गोदाम में जाके कोई चीज पसंद करके ले आए, उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं जहां पे बाकी दराज वालों का सामान पड़ा हुआ, उसी में आप भी बैठे हुए हैं, एक्सीडेंट हो जाता है और आपके वाला सामान भी खराब हो जाता है, अब वो आपका नुकसान। रिस्क एंड रिवार्ड आपका कराची में ट्रांसफर हो गया। ये बात में लगी कि नहीं लगी? आप किसी पिज्जा वाली शॉप पे जाते हैं, पिज्जा खाते हैं, एक आपने पिज्जा खा लिया, एक आपने कहा दी पैक कर दें, घर लेके जाना। अच्छा, पैक करवा के पिज्जा आप घर ले आए, रास्ते में जनाब एक्सीडेंट हो गया या पिज्जा शापर ऊपर नीचे हो गया, वो ऊपर वाला सामान नीचे लग गया, नीचे वाला सामान ऊपर लग गया। और बात समझ लगी कि नहीं लगी? घर तक पहुंचे तो सिर्फ वो नान ही रह गया था, बाकी सब कुछ गत्ते के साथ लगा हुआ है। अब वापस करने जाएंगे कि भाईजान तुसी की दिता सानू? हाँ जी, वैसे ही खा लेंगे। जिंदगी च एक बार तो पिज्जा खाना है, गत्ते तो लगे तो फिर की होया, गत्ता भी तेला की बनाई हुई चीज है, खा लो। ऐसे ही पता नहीं दोबारा मिलना है नहीं मिलना है। बाकी दूसरा पिज्जा पता नहीं जन्नत च जाके खाओगे। 70 साल जिंदगी दोबारा तो उम्मीद कोई नहीं सानू। है नहीं? तो वो नुकसान किसका है? वो हमारा नुकसान है, क्योंकि वो हमारा नुकसान है इसलिए गत्ते के साथ लगा हुआ खा लेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन अगर वही पिज्जा वो डिलीवरी बॉय से ऊपर नीचे हो जाए तो आप खाएंगे? अब वही गत्ता आपको दुनिया के सबसे गंदा तरीन गत्ता नजर आ रहा है, गत्ता तो वही है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होता है, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? पहले वही गत्ता अच्छा लग रहा था क्योंकि अपनी गलती थी। क्लियर सबको? तो रिस्क का रिवार्ड हमेशा उस वक्त नहीं ट्रांसफर होते हैं जब गुड्स डिलीवर होती है, समटाइम उससे पहले भी हो सकते हैं, समटाइम उससे बाद में भी हो सकते हैं। ये आपने ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन वेरीफाई करना होता है। इसलिए बच्चों वहां यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है जनरली। क्या वर्ड यूज हुआ है? जनरली। ऑलवेज यूज नहीं हुआ, ऑलवेज यूज नहीं हुआ। जनरली ऐसा होता है कि जब डिलीवर करते हैं ना गुड्स कस्टमर को, उस वक्त रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाता है। तो लगी बात? आप जाते हैं, फर्ज करके किसी मार्केट में जाते हैं, आपने शुरू शुरू में एक दुकान आई, आपने वहां से एक हैवी एक चीज, एक ट्रॉली या कोई ऐसी चीज बाई कर ली जिसका वेट ज्यादा था। आपने कहा सर इसको पैक कर दें लेकिन अपने पास ही रखें, हम जरा आगे से घूम के आते हैं। अब आगे चले गए, ठीक हो गया, वहां से वापसी पे आए, दुकान ही सारी तबाह हो गई जिस दुकान पे आपका माल पड़ा। और दुकान का मालिक साथ बैठ के अफसोस कर रहा है, आप भी उसके साथ अफसोस कर रहे हैं। आप कह रहे सजी उजरे मैं तो पैसे देते ही ना, पैसे तो मैंने वापस कर दे। आप कहेंगे वो कौन से पैसे? मेरे सर वो जी चीज ली थी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, तो मैं कहीं छापर से पैक करके रख दो, अब तो चीज इस दुनिया में नहीं रही, वो मेरे पैसे दे दो। तो क्या वो दुकान का मालिक आपको पैसे देगा? नहीं देगा। अब आप उसको ये स्टोरी सुनाएंगे, सर रिस्क एंड रिवार्ड तो ट्रांसफर नहीं हुए, छापर तो आपके पास ही पड़ा रह गया, तो चूंकि रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हुए, दुकान तबाह होगी, तो वो आपका नुकसान है, हमारा थोड़ी है। क्या आप ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? आपने अपने मर्जी के ऊपर उसको कहा था कि अपने पास रखो, उसने नहीं आपको फोर्स किया। तो मर जाए तो मर जाए, तो दुकान तो थी होगी ना। तो कैसे ये आपके पास रसीद तो होगी ना कि रसीद नहीं ली?
वाह, इवें तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੋਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਰਸੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। अकाउंटिंग बड़ी वकील देगा पैसे वाली, अकाउंटिंग बड़ा कोई चक्कर ही नहीं, दुकानदार से बड़ा अकाउंटेंट नहीं है कोई। वो दुकानदार जिसने अकाउंटिंग नहीं ना पढ़ी वो आपसे बड़ा अकाउंटेंट है। बात समझ गई है? अकाउंटिंग तो अभी पैदा हुई है, दुनिया तो पता नहीं कब से चल रही है। वेरी गुड क्वेश्चन। आपने उस जमाने में रहना जब डायनासोर थे कि इस जमाने में रहना, पहले ये बताएं। हाँ, लेकिन हमारे पास बिजनेस करने के पैसे, हमने पैसे कमा के बिजनेस करना, तो कमाएंगे कहाँ से? सिलाई कढ़ाई करके? बताएं जरा। आप पहले क्या करेंगे? 2.5-3 लाख रुपए की नौकरी करेंगे, साल 1.5 साल नौकरी करके क्या करेंगे? पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर आप बिजनेस करना चाहे करें। पहले दिन आपको कहा था कि बिजनेस मुफ्त में नहीं होता। अगर आपके पास करोड़ 1.5 करोड़ होता तो आप यहाँ पे ये पढ़ रहे होते, कारोबार कर रहे होते। और समझ आ रही है? अपना विजन तो सीधा करो, करना की है। नहीं समझ आ रही बात? अच्छा जी, अब बच्चों अगला पॉइंट ये है, आपका सवाल ये था कि सर 1 फरवरी को तो पैसे मिले ही नहीं, तो 1 फरवरी को इनकम क्यों रिकॉर्ड करेंगे? पैसे तो मिल रहे 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी का वेट करें। ये सवाल आता है हर किसी के दिमाग में। तो बच्चों आपने बात याद रखनी है कि इनकम इज अर्नड, इनकम इज अर्नड व्हेन रिस्क एंड रिवार्ड आर ट्रांसफर्ड। और रिस्क एंड रिवार्ड कब ट्रांसफर हुए थे? 1 फरवरी। बट इनकम इज रिसीव्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। जब कैश मिलेगा उस वक्त इनकम रिसीव हो रही है, लेकिन अर्न नहीं हो रही। अर्न कब हो रही थी? जब आपने गुड्स डिलीवर की। इनकम का अर्न होना एक अलग स्टोरी है, रिसीव होना एक अलग स्टोरी है। और समझ आ रही बात? इनकम अर्न होना अलग दास्तान है और रिसीव होना अलग दास्तान। हाँ जी, डेटर वो बंदा होता है जिसको आपने गुड्स बेची। डेटर कौन है? वो बंदा जिसको आपने गुड्स बेची है। और गुड्स क्या होती है? वो चीजें जो डेली बेसिस पे बेच रहे होते, वो डेटर है। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको आपने फर्नीचर पड़ा था आपके पास, खराब हो गया था, 5 साल इस्तेमाल करे थे, खराब हो गया था, वो आपने उसको दे दिया, यार फर्नीचर तू लेना, वैसे तो 50,000 था लेकिन तुम मैंने 20,000 दे दी। क्या फर्नीचर बेचना आपकी डेली रूटीन का हिस्सा है? नहीं। आप तो मोबाइल बेच रहे हैं डेली बेसिस पे, आपने पुराना फर्नीचर उसको दे दिया, उसको कहा यार 20,000 रुपये तुमने दे दी, वैसे 50,000 लेकिन मैं इतना मार्केट जाके नहीं बेच सकता, तू ले रहा, मैंने 20,000 दे दी। अब वो कहता महीने बाद मैं तुम्हें 20,000 दे दूंगा। तो क्या ये बंदा भी वही है जिसको मोबाइल बेचा है? क्या मोबाइल जिनको बेच रहे हैं और इस बंदे को जो फर्नीचर बेच रहे हैं सारे एक ही कैटेगरी के? इन दोनों में फर्क है। तो जिसको आपने पुराना फर्नीचर बेचा पैसे उससे भी लेने हैं, जिसको आपने मोबाइल बेचा पैसे उससे भी लेने हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क है। जिसको मोबाइल बेचा वो कौन है? आवाज नहीं आई? वो डेटर है। लेकिन जिसको फर्नीचर बेचा है वो रिसीवर। हाँ जी, यही फर्क। जब गुड्स की बात आएगी ना, जब गुड्स की बात आएगी, गुड्स आपने उधार पे ली हैं, अगला बंदा क्रेडिटर। गुड्स आपने उधार पे दी हैं, अगला बंदा डेटर। पेबल रिसीवेबल इनके अलावा है, गुड्स के अलावा। समझ आ गई बात? नहीं समझ आई? क्या चीज समझ नहीं आई? देखिए, आप मोबाइल की शॉप है आपकी, आपने किसी को उधार पे मोबाइल दिया, तो जिस बंदे को मोबाइल दिया वो क्या है? वो डेटर है। ठीक हो गया? आपकी मोबाइल शॉप है लेकिन आपने फर्नीचर बेच दिया किसी बंदे को। बेचना नहीं था, 15 साल 20 साल पुराना हो गया था, आपने कहा यार इसका क्या करें, नया लेके आना तो इसको निकालो। आपने किसी बंदे को उधार पे फर्नीचर दे दी, तो पैसे तो उससे भी लेने हैं और पैसे तो मोबाइल वाले से भी लेने हैं। लेकिन जिसको फर्नीचर बेचा है पैसे उससे लेने हैं, है वो भी आपका क्या एसेट?
है ये भी आपका एसेट, लेकिन एसेट की सब कैटेगरी में फर्क है। वो डेटर है जिसको मोबाइल बेचा है, और जिसको फर्नीचर बेचा है ये आपका रिसीवेबल है, इसको डेटर नहीं कहेंगे, क्योंकि डेटर का वर्ड मखसूस है गुड्स के लिए। जिसके साथ गुड्स का लेन देन है वो डेटर या क्रेडिटर होंगे, और जिसके साथ गुड्स का लेन देन नहीं है वो रिसीवेबल या पेएबल हो। सही बात हो रही, तो क्लियर सबको? चलो बच्चों जी, आज के लिए इतना काफी है।